लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख एआई क्या नहीं कर सकता। इस लेख में एक दिलचस्प बदलाव की ओर ध्यान खींचा गया है। टेक्नोलॉजी की वही दुनिया जो सालों तक आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज को बेकार मानती रही, अब खुद कहने लगी है कि इंसान को समझने वाली पढ़ाई पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। लेख का मूल तर्क यह है कि एआई तेजी से बहुत से काम अपने हाथ में ले रहा है, लेकिन जो चीजें इंसान को इंसान बनाती हैं, जैसे भावनाएं, संवेदनशीलता, जिज्ञासा और गहरी सोच, वो अभी भी मशीन के बस की बात नहीं है। लेख बताता है कि एक समय था जब छात्रों को कहा जाता था कि भविष्य सुरक्षित करना है तो सिर्फ विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को पढ़ो। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कोडिंग जैसे काम भी एआई खुद करने लगा है, जिससे टेक जॉब्स को लेकर असुरक्षा बढ़ रही है। ऐसे में टेक इंडस्ट्री के बड़े नाम जैसे सत्य नडेला, जैमी डिमन और मार्क क्यूबन भी कह रहे हैं कि अब भावनात्मक समझ और कहानी कहने की क्षमता ज्यादा अहम हो जाएगी। लेख में यह भी कहा गया है कि एआई तर्क में तो बहुत तेज है, लेकिन इंसानी अनुभव को समझने में कमजोर है। एक शिक्षक के शब्दों में, एआई एक झूठा आईना है। वो हमारे सवालों के जवाब तो देता है, लेकिन हमारे जीवन के गहरे अर्थ नहीं समझ पाता, जैसा साहित्य, दर्शन और कला कर सकते हैं। यही वजह है कि अब छात्र फिर से कठिन किताबों, नाटकों और दार्शनिक विचारों की ओर लौट रहे हैं, जैसे कांट, नीत्शे और कामू के विचार। लेख ये भी दिखाता है कि टेक कंपनियां खुद ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं, बल्कि मानवीय स्तर पर भी समझदार हों। डैनिएला अमोडई का कहना है कि भविष्य में इंसान होने की खासियतें और ज्यादा अहम हो जाएंगी, जैसे दूसरों को समझना, इतिहास से सीखना और अपने भीतर झांकना। हालांकि लेख एक चेतावनी भी देता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बदलाव उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में मानविकी के विभाग अब भी कमजोर हो रहे हैं और छात्रों की रुचि घट रही है। ऐसे में ये सवाल बना रहता है कि क्या सच में समाज इस दिशा में बदलेगा, या ये सिर्फ टेक इंडस्ट्री की नई सोच भर है। आखिर में लेख का संदेश साफ है। एआई भले ही बहुत ताकतवर हो जाए, लेकिन इंसान की असली ताकत उसकी मानवता में है। अगर हम सिर्फ मशीनों पर निर्भर हो गए और खुद सोचना समझना छोड़ दिया, तो हम अपनी सबसे बड़ी पहचान खो देंगे। इसलिए इस नए दौर में जरूरी है कि हम तकनीक के साथ साथ अपनी मानवीय समझ, जिज्ञासा और संवेदनशीलता को भी उतना ही मजबूत रखें। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय बीजिंग में ट्रंप, अमेरिका और चीन इंतजार की रणनीति खेल रहे हैं। इसमें अमेरिका और चीन के बीच हालिया मुलाकात को एक दिखावटी शांति और अंदरूनी टकराव के रूप में समझाया गया है। लेख कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा में भले ही गर्मजोशी, सैन्य परेड और औपचारिक स्वागत दिखा, लेकिन असल में कोई ठोस समझौता नहीं निकला। शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात एक तरह की जरूरी समझौता शांति थी, जहां दोनों पक्ष टकराव टालना चाहते हैं, लेकिन अपने अपने हितों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। संपादकीय के मुताबिक पिछले कुछ समय में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध, टैरिफ और तकनीकी प्रतिस्पर्धा ने रिश्तों को काफी तनावपूर्ण बना दिया है। अमेरिका ने भारी टैरिफ लगाए, तो चीन ने जवाब में जरूरी खनिजों की सप्लाई सीमित कर दी, जिससे अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। अब हालत ऐसे हैं कि दोनों देश सीधे टकराव से बचते हुए समय का इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले मजबूत होता है। लेख ये भी बताता है कि अमेरिका की रणनीति थोड़ी उलझी हुई दिखती है। एक तरफ वो चीन से दूरी बनाकर सप्लाई चेन सुरक्षित करना चाहता है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता जल्दी जल्दी आर्थिक फायदे भी चाहते हैं। इससे डर पैदा हो रहा है कि कहीं अमेरिका अपने दीर्घकालिक सुरक्षा हितों को छोटे फायदे के लिए नजरअंदाज ना कर दे। वहीं चीन की रणनीति ज्यादा धैर्य वाली बताई गई है। शी जिनपिंग की सरकार आर्थिक, तकनीकी और सैन्य ताकत को एक साथ बढ़ाते हुए धीरे धीरे अमेरिका को पीछे छोड़ने की सोच रखती है। चीन मानता है कि समय उसके पक्ष में है, इसलिए वो जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता। संपादकीय एक दिलचस्प बात और कहता है, दुनिया के बाकी देश इस खींचतान को ध्यान से देख रहे हैं। अमेरिका के कुछ सहयोगी अब चीन के साथ भी रिश्ते मजबूत कर रहे हैं।
वहीं चीन भी पूरी तरह जिम्मेदारी लेने से बचता दिख रहा है। जैसे ईरान संघर्ष में वो मध्यस्थ बनने से हिचक रहा है। आखिर में लेख का संदेश साफ है। अमेरिका और चीन के बीच फिलहाल कोई निर्णायक टकराव या समझौता नहीं होने वाला। दोनों ताकतें इंतजार की रणनीति पर हैं, जहां हर पक्ष सही समय का इंतजार कर रहा है। इस बीच पूरी दुनिया एक तरह से दर्शक बनी हुई है, क्योंकि इन दोनों की चालें ही आने वाले वैश्विक संतुलन को तय करेंगी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख उर्वरक संकट के बीच अफ्रीका के पास एक रास्ता, रसायन मुक्त कृषि। इसमें एक बड़े वैश्विक संकट और उसके संभावित समाधान की ओर ध्यान खींचा गया है। लेख कहता है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर खाद, ईंधन और परिवहन की लागत पर पड़ रहा है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई प्रभावित होने के कारण दुनिया भर में खाद की कमी और महंगाई बढ़ रही है, जिससे एक नए वैश्विक खाद्य संकट का खतरा पैदा हो गया है और इसका सबसे ज्यादा असर अफ्रीका पर पड़ने वाला है। लेख समझाता है कि अफ्रीका पहले से ही खाद्य असुरक्षा से जूझ रहा है और कई देश खाद और अनाज के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर हैं। ऐसे में आमतौर पर समाधान यही सुझाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन लेखक इस सोच को चुनौती देता है और कहता है ये रास्ता पहले भी अपनाया गया था, खासकर 2008 के खाद्य संकट के दौरान। लेकिन उससे ना तो भूख कम हुई और ना ही किसानों की हालत सुधरी। उल्टा कई देश कर्ज में डूब गए। लेख के मुताबिक असली समस्या सिर्फ कमी नहीं, बल्कि कीमत और नियंत्रण है। अफ्रीका में उर्वरक महंगे हैं क्योंकि बाजार कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ में है, जो मुनाफा बढ़ाने के लिए कीमतें ऊंची रखती हैं। ऊपर से जब वैश्विक संकट आता है तो अफ्रीकी देशों को उर्वरक मिलना भी मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि स्थानीय उत्पादन भी समाधान नहीं है, क्योंकि वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से चलता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसी संदर्भ में लेख एक वैकल्पिक रास्ता सुझाता है, एग्रोइकोलॉजी, यानी ऐसी खेती जो रसायनों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि स्थानीय संसाधनों और प्राकृतिक तरीकों पर आधारित होती है। लेख बताता है, अफ्रीका के कई हिस्सों में पारंपरिक फसलें पहले से ही बिना रासायनिक उर्वरकों के उगाई जाती हैं और कई किसान संगठन इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि शोध बताते हैं कि एग्रो इकोलॉजी न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि इससे उत्पादन भी बढ़ सकता है और किसानों की आय में सुधार हो सकता है। यानी ये सिर्फ आदर्शवादी समाधान नहीं, बल्कि व्यवहारिक और टिकाऊ विकल्प है। आखिर में लेख का संदेश साफ है, अफ्रीका को बार बार उसी पुराने मॉडल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, जो महंगा, अस्थिर और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। इसके बजाय स्थानीय, टिकाऊ और आत्मनिर्भर खेती के मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए। यही रास्ता न सिर्फ खाद्य सुरक्षा देगा, बल्कि जलवायु संकट से लड़ने में भी मदद करेगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.